पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ऐबक का जन्म कहाँ हुआ, ऐबक का सिंहासन धारण कैसे हुआ, ऐबक की प्रमुख उपाधियाँ कौन सी थी और ऐबक के प्रमुख विरोधी कौन से थे। इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐबक के कार्य कौन से थे। पहला जो कार्य था, सबसे प्रमुख कार्य उसके सामने यही था कि मोहम्मद गोरी ने जिस राज्य को अस्त व्यस्त रूप से छोड़ दिया, जिसमें उसके चारों तरफ उनके सेनापति मोहम्मद गोरी के विरोधी हों, ऐसे राज्य को व्यवस्थित कैसे किया जाए, उसको एक राज्य का रूप कैसे दिया जाए, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कैसे हो, यह सबसे प्रमुख कार्य ऐबक के सामने था और ऐबक ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस कार्य को अंजाम दिया और इस प्रकार वह प्रथम तुर्की राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना यहाँ करता है। हम देखते हैं कि सुल्तान बनने के बाद ऐबक का मुख्य कार्य गौर राज्य से उसके राज्य के संपर्क को हटाना था, क्योंकि मोहम्मद गोरी गौर राज्य का था और गौर से वो भारतीय क्षेत्रों पे शासन कर रहा था। ऐबक गोरी का दास था, इसलिए ऐबक के सामने पहला ये कार्य था कि गौर राज्य से भारतीय राज्यों को पृथक करना। इस कार्य में वो पूर्ण रूप से सफल होता है। तो पहला कार्य उसका सफल हुआ। उसने सुल्तान बनने के बाद गौर राज्य से संपर्क हटाया। हमें याद है गोरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद था। गियासुद्दीन महमूद बड़ा अयोग्य शासक था। उस समय गियासुद्दीन महमूद पर ख्वारिज़म के शाह का आक्रमण होने का अंदेशा था। ख्वारिज़म वर्तमान जो ईरान है, वहाँ पे एक बड़ा मजबूत शासक होते थे। तो ख्वारिज़म के शाह का आक्रमण गौर राज्य पर होने की संभावना थी और इस संभावना में ये तय था कि मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी पराजित होगा। इसलिए ऐबक ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर उसने गियासुद्दीन महमूद को ख्वारिज़म के शाह के खिलाफ सहायता देने का आश्वासन दिया। ऐबक इस बात से अवगत था कि यदि गौर से संपर्क विच्छेद नहीं किया जाएगा तो ख्वारिज़म के शाह का गौर के बाद अगला अटैक दिल्ली पर होगा, लाहौर पे होगा। अतः ऐबक ने परिस्थितियों को देखकर महमूद के पास दूत भेजा और दूत के माध्यम से उसने अपना संदेश भिजवाया कि यदि वह भारत का सुल्तान ऐबक को स्वीकार कर लेगा तो जब ख्वारिज़म के शाह का सैनिक अटैक गौर पे होगा तो वह ख्वारिज़म के शाह के विरुद्ध गौर राज्य को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। और महमूद अपनी सीमाओं को और अपनी शक्तियों से पूरी तरह से अवगत था, इसलिए उसने परिस्थितियों को भांपते हुए इल्तुतमिश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसलिए ऐबक के प्रस्ताव को स्वीकार किया और ऐबक को राज चिन्ह दिए, ऐबक को ध्वज प्रदान की और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ये बात हम पढ़ रहे हैं 1208 ईस्वी के आसपास की। तो इस प्रकार गौर राज्य से दिल्ली सल्तनत का एक पृथक संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार एक पृथक रियासत स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को हम देते हैं तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कार्य था यल्दौज और कुबाचा के साथ संबंध। तो यल्दौज और कुबाचा इसके बड़े विरोधी थे और ये दोनों भी मोहम्मद गोरी के सेनापति थे और ये भी अपना दावा करते थे कि हम भी मोहम्मद गोरी के वास्तविक सेनापति हैं, इसलिए उस राज्य पे वैध उत्तराधिकार हमारा बनता है, न कि ऐबक का। तो ऐबक ने किस प्रकार बड़ी चालाकी के साथ इन लोगों से निपटा वो हम देखते हैं। मोहम्मद गोरी का जो सिंध का क्षेत्र था उस पर कुबाचा का अधिकार था और कुबाचा की इच्छा थी कि वो दिल्ली पर भी अधिकार करे और मोहम्मद गोरी का वाजिब उत्तराधिकारी स्वयं को घोषित कर दे। तो कुबाचा का शासन सिंध के क्षेत्र पे था। उसकी इच्छा थी कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी वह स्वयं बने। लेकिन ऐबक ये जानता था
कि कुबाचा की भी शक्ति काफ़ी है और उसका आसानी से दमन नहीं होगा, क्योंकि इस समय ऐबक के पास भी अधिक शक्ति नहीं थी। इसलिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा खुद की सैनिक और राज्य की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसलिए ऐबक ने कुबाचा के खतरे को कम करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा के साथ कर लिया और बदले में कुबाचा ने दिल्ली और लाहौर के आसपास के क्षेत्र के ऊपर ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पहली समस्या का ऐबक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से समाधान करने में सक्षम होता है। लेकिन ऐबक के रास्ते में सबसे बड़ा जो कांटा था वो था यल्दोज, जिसने स्वयं को गजनी का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ये खुद भी मानता था कि गौरी का वैध उत्तराधिकारी यदि कोई है तो वो है ताजुद्दीन यल्दोज। तो दो लोगों ने उत्तराधिकारी का दावा किया, पहला यल्दोज, दूसरा कुबाचा। कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने रिश्तों को प्रगाढ़ता प्रदान की। गियासुद्दीन महमूद जो गौर का शासक था और गौरी का उत्तराधिकारी था। गियासुद्दीन महमूद ने यल्दोज के गजनी पर अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो जैसे ही गजनी पर स्वीकृति प्रदान की तो यल्दोज की इच्छा ये हो गई कि ऐबक के जो क्षेत्र हैं उन पर भी मेरा अधिकार हो जाए। महमूद की इच्छा थी, यल्दोज की इच्छा थी कि यल्दोज पंजाब पर आक्रमण करने के लिए सेना ले आया। यल्दोज की इच्छा थी पंजाब पर अधिकार करने की। पंजाब उस समय ऐबक के अधिकार में था, इसलिए यल्दोज सेना लेकर पंजाब राज्य पे आक्रमण कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से सतर्क था, इसलिए वह भी सेना लेकर यल्दोज का सामना करने आ जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यल्दोज की हार होती है और यल्दोज यहाँ से चला जाता है। इस प्रकार ऐबक का एशिया की राजनीति से संबंध पृथक हो जाते हैं, गजनी राज्य से भी संबंध पृथक हो जाते हैं। दो कार्य किए। पहला कार्य गजनी से संबंध पृथक किए, गौर से पृथक किए और पृथक तुर्की राज्य की स्थापना की। द्वितीय, अपने जो दो घोर विरोधी थे उनसे समस्याओं का समाधान किया। तीसरा है बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य। बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य 1206 में महमूद बख्तियार खिलजी का वध करके अली मर्दान खान लखनौती का स्वतंत्र शासक बना। मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था और हम अन्य किसी टॉपिक में देखेंगे कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी ही वह व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। और जो वर्तमान में विध्वंस हैं, जो विभिन्न मंदिर तोड़े गए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद से संबंधित इश्यूज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मोहम्मद बख्तियार खिलजी का नाम शामिल होता है। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने बंगाल के आधिपत्य सौंप दिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात ही खिलजी का विरोध करके अली मर्दान खां वहाँ लखनौती का स्वतंत्र शासक बना। बंगाल की राजधानी उस समय लखनौती होती थी, लेकिन अली मर्दान के खिलाफ भी स्थानीय सरदारों ने विरोध कर दिया और मोहम्मद शिरान को वहाँ का शासक बना दिया। अली मर्दान खां को जब वहाँ से हटा दिया गया तो वह ऐबक के पास आकर सहायता की मांग करता है। ऐबक उस समय यल्दोज और कुबाचा का डर था, इस कारण बंगाल पर ध्यान दे नहीं सकता था। इसलिए ऐबक ये चाहता था कि बंगाल में स्वयं का एक विश्वस्त व्यक्ति रहे। अतः इसने अली मर्दान खां को अपना समर्थन दिया और अली मर्दान खां को बंगाल सौंप दिया और यहाँ कि आप दिल्ली के अधीनस्थ बने रहेंगे तो बदले में आपको बंगाल प्रदान कर दिया जाएगा। अतः खिलजी सरदारों की शक्ति को दमन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैमाज रूमी के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान खां को लखनौती का सूबेदार मान लिया और वह दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लग गया। इस प्रकार स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो स्थापना होती है वो खत्म हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का बंगाल पर अधिकार हो जाता है। साथ ही कई क्षेत्रों में भी उन्होंने अधिकार किया। बदायूं, फर्रुखाबाद, ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, अपने अधिकार में लिया। तो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से 4 चीज़ देखी हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य कौन से थे। पहला कार्य दिल्ली के या खुद की राज्य के गौर से पृथक संबंध बनाना। द्वितीय कार्य है अपने घोर विरोधी यलदौज और कुबाचा की शक्ति का दमन। तृतीय कार्य है स्वतंत्र बंगाल राज्य था उसको खत्म करके दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना। और चौथा कार्य था जो दिल्ली के आसपास बड़े राजस्व वाले क्षेत्र थे जैसे बदायूं, फर्रुखाबाद थे, उनको भी अपने अधिकार में लिया।